हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। अपने वीडियो ऑन कीजिए बच्चे। सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन कीजिए। शिवांशी, खुशप्रीत, काजल। आज हमने करना कृतिका का चैप्टर है मेरे संग की औरतें। ठीक है, ये चैप्टर हम करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे कृतिका के। इसका पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। हाँ जी, इसका पहला प्रश्न है, चलिए दिवांशी पढ़िए इसका पहला प्रश्न। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित हैं? देवांशी गुप्ता। यस मैम। हाँ जी, पढ़िए पहला प्रश्न इसका। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे निम्न कारणों से प्रभावित थी। पहला। लेखिका की नानी पहला, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी। इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है। इस घटना से उनके देश के प्रति अटूट प्रेम का पता चलता है। दूसरा, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। तीसरा, लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आजाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नाना जी के विचारों का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया। हाँ जी, अब इसको देखिए। जो लेखिका थी, मेरे संग की औरतें जो चैप्टर है, उसमें लेखिका ने अपने आसपास की जो औरतें हैं उनके जीवन के बारे में बताया। उन औरतों में उसकी बहनें थी, ठीक है, उसकी जो है लेखिका की दादी थी, लेखिका की नानी थी, लेखिका की माँ थी और उसकी बहनें थी। तो उन्होंने उसके उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में सब कुछ बताया। तो उन्होंने इस चैप्टर को नाम दिया मेरे संग की औरतें। ठीक है, तो लेखिका की जो नानी थी, उसने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, फिर भी वो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि जो उनकी माँ थी वो नानी के बारे में बातें करती थी, बताती थी कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से भी निम्न कारणों से प्रभावित थी। नंबर 1, लेखिका को अपनी नानी लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। उस समय ये कब की बात है? जब देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो देश की आजादी में भाग ले रहे थे वो क्रांतिकारी थे, तो अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से कराना चाहती थी। इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की और जो उनके पति के मित्र थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटे की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हूँ। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम का पता चलता है, क्योंकि वो अपने देश के जो है देश से बहुत प्रेम करती थी और उन आजादी की लड़ाई में सीधे तौर पे तो उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन अपनी बेटी की शादी
क्रांतिकारी से करवाकर वो चाहती थी कि वो देश जो है देश सेवा में किसी तरह से अपनी भूमिका निभा रही थी, और बेटी को भी उससे ब्याहना चाहती थी जो कि देशभक्त हो। दूसरा, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। मतलब पहले औरतें कैसे रहती थी, पर्दे में, घूंघट निकाल के घर से बाहर नहीं आती थी और वो अंदर ही रहती थी, पर्दा लगा होता था, वहीं से बात करती थी। लेकिन उन्होंने पर्दे में रह जो जीवन भर पर्दे में रही, ठीक है, और पर्दे में रहने वाली औरत थी, तो उन्होंने साहस करके किसी पराये, मतलब जो अपने पति के मित्र थे, उनसे ही मिली, उनसे मिलने की हिम्मत दिखाई, और इससे उनके साहसी साहसी व्यक्तित्व और सुलगती स्वतंत्रता का पता चलता है। मतलब वो साहसी महिला थी, ठीक है, और जो है उसके लिए, आजादी के लिए वो क्या चाहती थी, आजादी के लिए कुछ करना चाहती थी। सीधे तौर पर तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके मन में स्वतंत्रता की, देश को आजाद कराने की भावना थी। फिर लेखिका की नानी भले भले अनपढ़ थी, ठीक है, पर्दे में रहती थी, पुराने ढंग की थी, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वो आजाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नाना जी के विचारों का अनुकरण नहीं किया, मतलब अपने पति के विचारों का उन्होंने समर्थन नहीं किया। जो सही था वो उन्होंने माना, जो नहीं सही था तो अपने हिसाब से जीवन जिया उन्होंने। ठीक है, ये समझ आई? खुशप्रीत, समझ आ गया? हाँ जी, समझ आया यस खुशप्रीत? मैम। हाँ जी, पता लग गया कि पहली बात तो जो लेखिका की नानी थी, वो अपनी बेटी का विवाह क्रांतिकारी से करना चाहती थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वो एक क्रांतिकारी से मिली और उनसे अपनी इच्छा बताई कि वो कोई ऐसा लड़का ढूंढे जो कि क्रांतिकारी हो। फिर जीवन भर वो पढ़ते में रही, ठीक है, फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई एक पर पुरुष से मिलकर के अपनी बेटी के लिए क्रांतिकारी वर ढूंढने की। पुराने विचारों की थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वे आजाद विचारों वाली महिला थी। ठीक है, और उन्होंने कभी भी अपने पति के जो है बातों का, मतलब कि पति की बातों विचारों का समर्थन नहीं किया। वो बातें मानी जो बातें उनको अपने जीवन में सही लगी। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं अब। दूसरा प्रश्न, लेखिका ने नानी लेखिका ने नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? चलिए पढ़िए इसको, दिवांशी पढ़िए सेकंड प्रश्न। यस मैम। लेखिका ने नानी की लेखिका की वैसे तो लेखिका की लेखिका की लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके प्रति अंग्रेजों के भक्त थे। फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है। हाँ जी, पहले तो ये देखो कि प्रत्यक्ष क्या होता है, सीधे तौर पर सामने से। ठीक है, प्रत्यक्ष होता है सीधी तरह से, सामने से हम जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि तो कहा जाता है कि
सीधे तौर पर भाग लेना सामने से, मतलब प्रेजेंट होकर भाग लेना। प्रत्यक्ष, इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ठीक है। एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में सीधी तरह से भाग नहीं लेना सामने से, लेकिन किसी दूसरे तरीके से भाग लेना। तो लेखिका की नानी थी जो, उसने प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं रही उसकी, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन बनने दिया। मतलब वो चाहती थी मन से कि देश स्वतंत्र हो जाए। उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकारा नहीं। उनके पति अंग्रेज भक्त थे, लेकिन उन्होंने उनको नहीं स्वीकारा। अपने पति के अंग्रेजी भक्त होने पर भी कभी भी उन्होंने अंग्रेजों की जीवन शैली को नहीं अपनाया। मतलब घर में जो उसके पति थे अंग्रेजों के भक्त थे, उस समय अंग्रेज सरकार थी। तो लेकिन जो नानी थी वो अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, और जिससे उनके मन में देश प्रेम की भावना का पता चलता है। और उनका ये योगदान रहा कि इस विवाह की घटना से उन्होंने ये प्रस्तुत भी कर दिया, एक क्रांतिकारी से अपनी बेटी की शादी करके। देश के क्रांतिकारियों को भी प्रेरणा मिली इससे, और अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह से लेखिका की जो नानी है उसकी भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से सामने से तो नहीं रही, लेकिन ये है कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ठीक है। तो अब पता लग गया कि सामने से तो उन्होंने नहीं कुछ करा, क्योंकि पति अंग्रेज भक्त थे, अंग्रेजों का शासन था। सीधे जाकर के तो उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किए, लेकिन हाँ अपने बेटी की शादी है जो एक क्रांतिकारी से करवा करके वो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इससे उनके देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उन्होंने अंग्रेजों की जीवन शैली को नहीं अपनाया। पति जो थे उनके, जो वो थे अंग्रेज भक्त थे, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। उनके मन में देश के प्रति प्रेम की भावना थी, और वो देश को आजाद करवाने की इच्छुक। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 3.1 है जो, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, इसका क्या अर्थ है? हाँ जी, लेखिका की माँ जो है उसने परंपरा का निर्वाह, पहले नानी की बात करी उसने, अब उसकी माँ की बात हो रही है कि उसकी माँ जो परंपरागत रिवाज थे घर के, उनका निर्वाह नहीं किया, लेकिन वो सबके दिलों पर राज करती थी, सबकी प्यारी थी। इस कथन के आलोक में उसकी माँ की विशेषताएं क्या है? ठीक है। चलिए कौन पढ़ेगा अब? प्रतीक सैनी आप पढ़िए। प्रतीक सैनी। चलो खुशप्रीत आप पढ़ो। खुशप्रीत। यस मैम। पढ़िए। हाँ जी पढ़ो बेटे। क्वेश्चन भी पढ़ो। हाँ जी। 3.1 ना। हाँ जी हाँ जी। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। उत्तर 1, लेखिका की माँ दुबली पतली सुंदर स्त्री थी। इस कारण लेखिका ने उन्हें पारिजात बताया था। वे हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी। वे आजीवनी गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थी। लेखिका की माँ कभी किसी की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी। वे सत्यवादी, ईमानदार, नाजुक मिजाज और आजादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। लेखिका की माँ ने आम भारतीय महिलाओं
की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी, बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। इसका हाँ, एक मिनट। लेखिका की माँ थी जो, अब उसकी क्या विशेषताएं हैं? वो दुबली पतली सुंदर स्त्री थी। ठीक है, लेखिका उन्हें पारिजात कहती थी। पारिजात होती है फूल, पारिजात के फूल होते हैं बहुत सुंदर। ठीक है, फूलों को कहा जाता है, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है पारिजात के फूलों की। ठीक है, और लेखिका की माँ सुंदर थी और लेखिका उन्हें पारिजात कहती थी। और लेखिका की माँ थी वो खद्दर की साड़ी पहनती थी और गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थी। ठीक है, और किसी की गोपनीय बात का मतलब होता है सीक्रेट बात। किसी की भी सीक्रेट बात को दूसरे की को नहीं बताती थी। अगर किसी ने उसको अपना राज बताया, कोई सीक्रेट बात कोई बताई है, तो उसकी बात को आगे नहीं बताती थी कभी भी। सत्यवादी थी, ईमानदार थी, नाजुक मिजाज थी। ठीक है, और आजादी के प्रति जुनून रखने वाली थी। उनको स्वतंत्रता बहुत प्यारी थी। ठीक है, देश की आजादी। लेखिका की माँ ने आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाने पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। कभी भी उन्होंने घर के काम नहीं की। ठीक है, और उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। किस चीज का शौक था? पुस्तक पढ़ने का, किताबें पढ़ने का। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी, ठीक है, मतलब बड़े कामों में, बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। मतलब उन्हीं की बात को माना भी जाता था। लेकिन वो घर के काम कुछ नहीं करती थी, केवल ठोस कामों में, न केवल हाँ जी। उसके बाद है कि जो लेखिका की माँ थी, उसकी वो काम तो नहीं करती थी घर के जो होते हैं, लेकिन उनकी हर बड़े काम में उनकी राय ली जाती थी। उनकी जो है बात को माना भी जाता था। मतलब घर में उनकी इम्पोर्टेंस काफी थी। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं अब 3.2। चलो पढ़ो, काजल पढ़ो 3.2। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का क्या चित्र अंकित कीजिए। उत्तर: लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय भी प्रचलित मान्यताओं से काफी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आजादी थी। घर में पुत्र पुत्री के में भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। कोई किसी के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे एक दूसरे के पुत्र भी नहीं पढ़ते थे। हाँ जी, अब पहले देखो कि आपने ये होता है हस्तक्षेप। क्या होता है ये? हस्तक्षेप। और ये है पत्र, किसी के भी लेटर नहीं पढ़े जाते थे। ठीक है, अब है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था? लेखिका की जो दादी थी वो प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानती थी, जैसे कि घूंघट में रहना, पर्दे में रहना, ठीक है, सबकी बात मानना, और पुत्र पुत्री में जो है
फर्क रखना, वो ऐसी चीजों को नहीं मानती थी। उनके घर का माहौल अलग था। जो आम मान्यताएं होती है ना कि पुत्र को ज्यादा प्यार करते थे पहले, और वो पुत्री को नहीं मानते थे, लड़की होना अच्छा नहीं समझते थे, वो इन बातों को नहीं मानती थी। उस उनके घर का माहौल जो प्रचलित मान्यताओं से काफी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आजादी थी। हर कोई अपनी मर्जी से चलता था, एक दूसरे में दखल नहीं देता था। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था कि लड़का लड़की में उनके घर में फर्क नहीं होता था उस समय जबकि जो है लड़की को मार दिया जाता था। तो लेखिका के घर में जो ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे घर में बेटी ही हो, तो उन्होंने खुद बेटी होने की मन्नत मांगी थी। उनके घर का माहौल धार्मिक था, स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था, ठीक है। और साहित्यिक, ज्यादातर क्या होता था, लेखक थे उनके घर में, लिखने वाले और पढ़ने वाले। लिखने वाले थे। कोई किसी के काम में भी दखल नहीं देता था। हस्तक्षेप क्या होता है, दखल, दखल देना। तो कोई किसी के काम में दखल नहीं देता था। जैसे कि एक दूसरे के पत्र भी नहीं पढ़ते थे। अब तो ये ना कि फोन चल पड़े हैं, मैसेज वगैरह उससे आते हैं, पहले ही लेटर होती थी, लेटर एक दूसरे को भेजे जाते थे। तो कोई किसी का पत्र नहीं पढ़ता था। उनके घर में जो माहौल था वो अलग था, ठीक है। मतलब लड़की होना भी उनके घर में बुरा नहीं माना जाता था। और उसने खुद मन्नत मांगी थी उसकी दादी ने कि जो हमारे घर में बेटी हो, हमारी बहू की। पहले उसने नानी के बारे में बताया, फिर अपनी माँ के बारे में बताया, अब उसकी दादी ने के बारे में बताया। दादी ने खुद मन्नत मांगी थी बेटी होने की, और नानी ने कहा था कि मेरी पुत्री का विवाह किससे हो, एक क्रांतिकारी से हो, ठीक है। अब है कि अगला प्रश्न है फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ, दो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हाँ जी, कौन पढ़ेगा ये, मोहित पढ़िए। मोहित पढ़ोगे फोर्थ और फिफ्थ प्रश्न, मोहित। मोहित, चलिए दया आप पढ़िए फोर्थ और फिफ्थ प्रश्न। दया। प्रश्न 4 हाँ। आप प्रश्न 4 आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतो मम्मी क्या लिखा है, पतोहू। पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने का मंत्र क्यों मांगी। उत्तर पैदा होने की ले मन्नत, आराम से पढ़ो। अच्छा अच्छा। हाँ, बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। लेखिका की दादी स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। उन्होंने लीग से अलग हटकर चलने की आदत थी। उस समय लड़की की चाह रखने मेरे अनुसार उनके साहस और लीग से हटकर सोचना था। चलिए अगला पढ़िए। प्रश्न 5 डराने धमकाने उपदेश देना या दबाव डालने की जगह सह, सह, सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। ये बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की मां ने ना तो चोर को पक, ना तो चोर को पकड़ा ना पिटवाया, बल्कि उसे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसके इस विश्वास और सहज भावना से चोर का हृदय प्रवर्तित हो गया।
उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि वे चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता। हाँ जी, अब देखिए इसको, ये कृष कुमार आज पहली बार ही आए हैं। कृष, हाँ जी, ये देखिए कि आप अपनी कल्पना से बताइए कि परदादी ने पतोहू के लिए, पतोहू मतलब जो है अपने पोते की बहू के लिए बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। लड़की क्यों मांगी उसने कि हमारे घर लड़की पैदा हो। लेखिका की दादी स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। वह लीक से अलग हटकर चलने की आदत थी, मतलब जो परंपरा थी कि लड़का होना चाहिए, इस बात को वो मानती नहीं थी। इसको कहा गया लीक से हटकर चलना, अलग चलना परंपरा से। उस समय लड़की की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर सोचना था। उनकी सोच अलग थी, इसलिए उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। फिर है कि डराने धमकाने उपदेश देने दबाव डालने की जगह सहजता से भी किसी को राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, मारना पीटना जो है, डराना धमकाना, ये सब चलता था। लेकिन अब क्या है कि तरीका बदल के भी किसी को सही दिशा दिखाई जा सकती है। डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से, मतलब आराम से प्यार से समझाकर भी किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलती है। क्या हुआ था, जब उसकी दादी सो रही थी तो चोर आया, तो चोर चोरी करने लगा, तो दादी ने क्या किया, ना तो चोर को पकड़वाया ना पिटवाया, बल्कि उससे कहा कि मुझे एक लोटे में से पानी पिला दे, एक लोटा लेकर के पानी पिला दे। उससे पानी पिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। और उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती करो। उसने उसको अपना बेटा बनाया, उससे सेवा करवाई और उसको कहा कि तुम्हारी मर्जी है, चाहे चोरी कर या खेती करके का अपना गुजारा कर। उसके इस विश्वास और सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। चोर का मन है जो बदल गया। उसने चोरी करना छोड़ दिया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि वे चोर के साथ बुरा बर्ताव करती, ठीक है, मारपीट करती, तो चोर क्या होता, सुधरने की बजाय गलत रास्ते पर चल पड़ता। ठीक है, तो चोर क्या हो जाता, गलत रास्ते पर चलता। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि डराने धमकाने मारने पीटने से कुछ नहीं होता, प्यार से भी हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं। तो दादी ने उसको प्यार से उससे पानी पिया, ठीक है, उसका अपना पुत्र बना लिया, ना उसको डराया धमकाया ना पिटवाया, बस इतना कहा, अब तुम्हारी मर्जी है, तूने मुझे माँ कहा है, बेटा है तू, चाहे तू चोरी कर या चाहे खेती कर। उसके इस विश्वास के कारण चोर है जो, वो क्या हो गया, उसका मन बदल गया, उसने चोरी छोड़ दी और खेती करने लगा। मतलब अगर वो उसके साथ बुरा बर्ताव करती तो शायद वो ना सुधरता, आगे भी चोरियां करता रहता। ठीक है, उसको डराती धमकाती या मारती। तो डराने धमकाने और मारने की बजाय अगर प्यार से समझा करके किसी से काम लिया जा सकता है तो ये रास्ता भी अच्छा है। तो पहले कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए हमें, प्यार का। प्यार प्रेम से भी किसी को हम क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसका स्वभाव है जो नेचर है उसका चेंज कर सकते हैं। तो जो उसकी दादी थी उसने चोर का जो है मन परिवर्तित कर दिया, उसके मन को बदल दिया और उसने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। ये सब किस बात का नतीजा था, ये इस बात का नतीजा था कि उसने प्यार से उनको समझाया और उसको सही रास्ते पर लाई। ठीक है, हाँ जी, समझ आया। अब 5 क्वेश्चन हो गए, इसके 5, फिर आगे अगले क्लास में अगले प्रश्न करेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चे बोलिए, ठीक है, समझ आया, बोलिए। दया, यस दिवांशी, मैम। काजल, अपनी यस वीडियो ऑन मैम। करो एक बार,
सभी बच्चे वीडियो ऑन करो एक बार सभी, और सभी बताओ। हाँ जी, ऑन करो बेटे वीडियो में। खुशप्रीत, दया, देवांशी, सभी वीडियो ऑन कीजिए। दया, देवांशी, काजल। देवांशी आपकी वीडियो ऑन नहीं है। दया, हाँ जी बेटे। अब आपने ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले भेजे हुए हैं, ठीक है, ये आपने लर्न करने हैं। ओके, हाँ जी, चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास।